हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन राइट डायरेक्शन में। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले एमपी बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस का। ये हिस्ट्री का चैप्टर 7 है। तो आइए पढ़ते हैं हिस्ट्री के चैप्टर 7 के बारे में। और पार्ट 1 है हमारा, पार्ट 2 भी देखना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। द स्ट्रगल फॉर 1857 इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोरियस एंड रिवोल्यूशनरी इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो 1857 के लिए लड़ी गई क्रांति वो लड़ी गई क्रांति थी, वो एक प्रकार से एक आंदोलन बन चुका था। क्या बन चुका था? रिवोल्यूशन बन चुका था। जो 1857 की जो आंदोलन पूरी तरह से एक आंदोलन बन चुका था। दिस रिवोल्यूशन वाज स्टार्ट फर्स्ट आर्म्ड रिविलियन। जो ये पहला रिवोल्यूशन था, जो क्या था? फर्स्ट आर्म्ड रिविलियन था, जिसमें सभी लोगों ने एक प्रकार से आर्मी की तरह काम किया था और आर्मी ने भी इसमें भाग लिया था। ये पहला रिवोल्ट था। द बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857, यानी कि 1857 का बैकग्राउंड जानते हैं कि क्या क्या कारण रहे, कौन कौन हमारे भारत में आए और कैसे हमारे भारत को उसने हड़पा, कैसे हमारे भारत को खोखला कर दिया और किसने ज़्यादा समय तक हमारे भारत पर राज्य किया। तो बात करते आइए। फ्रॉम द अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया टू स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। जैसे ही हमारे भारत में यूरोपीय आने लगे और उन्होंने हमारे भारत को एक प्रकार से पूरी तरह से इम्पावरिश करना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। चारों ओर से वह भारत को क्या करने लगे? लूटने लगी। तो जिससे लोगों के मन में एक प्रकार से क्या भावना जगने लगी? देश प्रेम, देशभक्ति की भावना जगने लगी। और जिससे सभी लोगों में क्या स्ट्रगल छिड़ गई, एक प्रकार से जंग छिड़ने लगी। द इवेंट ऑफ 1857 वर टू स्पार्क विद कैंडल टू फ्रीडम स्ट्रगल। जो 1857 की जो चिंगारी थी, वो पूरी तरह से पूरे भारत में फैल चुकी थी। हर एक व्यक्ति के मन में क्या थी? आज़ादी, आज़ादी की एक भावना बन चुकी थी कि हमें चाहिए आज़ादी। सभी लोगों के मन में ये भावना फैल चुकी थी कि आज़ादी पाएंगे हम। द सोल्जर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ पार्टिसिपेट और ऑफलाइन स्ट्रेंथ इट। और जो इस स्ट्रगल में सोल्जर ने अच्छा भूमिका निभाई, अच्छा साथ दिया भारतीय सेना ने। और जो लोग थे वो भी एक प्रकार से इसमें पार्टिसिपेट होने लगे, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की आज़ादी नहीं चाहते थे, पूरे देश की आज़ादी चाहते थे। तो सभी लोगों ने इसमें साथ देना शुरू कर दिया। लैक्स ऑफ पीपल सेक्रीफाइड देयर लिव्स इन दिस स्ट्रगल। लाखों लोगों ने इस स्ट्रगल में अपने प्राणों की आहुति दे दी। फ्रॉम द लेटर ऑफ 15th सेंचुरी यूरोपियन हैड स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। 15वीं शताब्दी के बाद यूरोपी भारत में आने लगे। किस पर्पज से? उनका एक पर्पज था ट्रेड। शुरू में यूरोपीय हमारे देश में किस पर्पज से आए थे? ट्रेड। फिर उन्होंने यहाँ के देखा कि यहाँ के लोग तो बहुत ही भोले वाले हैं, तो उनका क्या मकसद बन गया? रूल। वो आए थे ट्रेड के मकसद से, लेकिन वो क्या करने लगे? इंडिया पर रूल करने लगे। पर सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर हॉलैंड आए, फिर इंग्लैंड, फिर फ्रांस। इनने अपने भारत पर राज्य किया। Their trade center mainly situated in coastal area. They were called factories. जो उनका शुरुआत में उन्होंने ट्रेड सेंटर कहाँ लगाए? जो कोस्टल एरिया थे भारत के, इधर इधर और इधर कोस्टल एरिया में अपने ट्रेड सेंटर लगाए, जिसे वो क्या करने लगे? फैक्ट्री करने लगे। उन्होंने कोस्टल एरियाज पे क्यों लगाई ये फैक्ट्रियाँ? इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि विदेश से आते थे, और विदेश से कोई इंग्लैंड से आता था, कोई हॉलैंड से, कोई फ्रांस से, तो बीच में समुद्र पड़ता था। तो शिप से आते थे, तो ट्रेड का सामान लाते थे, तो कोस्टल एरियाज़ पे ही फैक्ट्रियाँ बना के यहीं से बेचते थे। तो इसलिए उन्होंने कोस्टल एरियाज़ पर ट्रेड बनाया। द एम ऑफ कंपनी वाज मेड प्रॉफिट थ्रू ट्रेड। कंपनी का क्या लक्ष्य था? कि वो व्यापार से क्या कमाए? मुनाफा कमाए। और उन्होंने फर्स्ट इंडस्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश की? सूरत में फर्स्ट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की कंपनी ने। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1600। जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत में कब इस्टेब्लिश हुई? 1600 में भारत में वो एक प्रकार से इस्टेब्लिश हुई।
वो आए थे ट्रेड के मकसद से, लेकिन करने लग गए रूल, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत के लोग तो बहुत ही भोले वाले हैं, इनको जैसे चाहे ऐसे हम बना सकते हैं। तो एक प्रकार से हमारे ऊपर क्या शासन करने लग गए। आफ्टर औरंगजेब्स डेथ इन 1707, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिसेंटिंग। जो मुगल साम्राज्य था वो एक प्रकार से टूटने लग गया, क्योंकि औरंगजेब के 3 पुत्र थे। तीनों में क्या उसका सेनापति सभी क्या एक प्रकार से अलग अलग राज्य में टूटने लगे। सभी को क्या चाहिए था, मुझे पूरा राज्य चाहिए, मुझे कोई आधा आधा राज्य लेने के लिए नहीं था, स्वीकार नहीं था। तो इसलिए वो एक प्रकार से राज्य के लालच में आकर लड़ने लग गए। तो जिससे क्या द होल एम्पायर स्टार्टेड डिसाइडिंग द स्मॉल स्टेट्स। जो पूरा साम्राज्य था वो छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। कंपनी स्टार्टेड इंफेरिंग इन पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ द स्टेट एंड बिगन आवर पावरिंग द राइवल्स कंपनीज एंड द लोकल स्टेट्स। जो कंपनी थी वो एक प्रकार से राजनीतिक मैटर में घुसने लग गई। किसी भी दो आदमी के बीच झड़प हो जाती थी तो कंपनी एक का साथ देकर एक को मरवा देती थी, फिर बाद में उसको भी मारकर उसका राज्य हड़प लेती थी। तो इस प्रकार से कंपनी क्या करने लग गई, हड़पने लग गई भारत को पूरी तरह से। उसका लक्ष्य क्या था, मेन एम क्या था कंपनी का, कि वो एक प्रकार से भारत को क्या लूटे। कंपनी का पूरा मकसद ही ये था। इन इंडिया रिमेनिंग ऑफ 2 यूरोपियन पावर्स, फ्रांस इंग्लैंड। फिर भारत में सिर्फ 2 ही यूरोपीय शक्तियाँ बच गई थी, एक थी फ्रांस और एक इंग्लैंड। फिर इन दोनों के बीच भी एक प्रकार से क्या हुआ, युद्ध। 3 वार फाउट बिटवीन ब्रिटिशर्स फ्रेंच। जो ब्रिटिशर और फ्रेंच के बीच में 3 युद्ध हुए, एंड फाइनली ब्रिटिशर्स डिफीटेड देम। और उसमें जो फ्रेंच वाले थे वो हार चुके थे, क्योंकि ब्रिटिश उस समय हमारे भारत में क्या थी, पावरफुल पड़ती थी फ्रेंच वालों से। तो पूरी तरह से फ्रेंच वाले हार चुके थे। तो अब क्या बच गया था, अब तो ब्रिटिशर्स ही बच चुका था। वो ब्रिटिशर्स थे वो सेंट्रल इंडिया में अपना शासन करते थे, और जो फ्रेंच वाले थे कर्नाटक और हैदराबाद इधर कोस्टल एरियाज में अपना राज्य करते थे। फिर क्या हुआ, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जो कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच और ब्रिटिश के बीच हुआ। इसमें जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जीत हो चुकी थी, और नवाब सिराजुद्दौला पूरी तरह से क्या हो चुके थे, डिफीटेड हो गए थे। ये बहुत ही बुरी हार थी सिराजुद्दौला के लिए। फिर उन्होंने फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध किया। उसमें वो अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल तीनों ने मिलकर ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध किया। किंतु उस समय तक तो ब्रिटिश बहुत ही पावरफुल बन चुके थे, सभी तरफ वो अपना साम्राज्य फैला चुके थे। तो अब उनको हराना बहुत ही कठिन था, इसलिए तीनों मिलकर भी हार चुके थे ब्रिटिश से। दिस विक्ट्री पुट द वे फॉर ब्रिटिश रूल। जैसे ही ब्रिटिश इन तीनों को हराकर जीत गए, ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ी जीत हो चुकी थी। अब चारों तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी फैलने लगी। तो इन इंडिया द कंपनी स्टार्टेड स्प्रेडिंग इट्स टेंटेकल्स इन द नेबरिंग स्टेट्स। जैसे कंपनी ने भारत के ये तीनों नवाब को हराकर अपनी जीत हासिल की, तो कंपनी दूसरे देश में भी, भारत के पड़ोसी देश में भी अपना साम्राज्य जमाने की सोचने लगी। नेपाल, बुर्मा, अफगानिस्तान, तिब्बत, सिक्किम, भूटान, इन राज्यों में भी वो इन देशों में भी कंपनी ने राज्य करने की सोचने लगी। अलॉन्ग विद द स्प्रेड ऑफ टेरिटोरियल कंट्रोल। जैसे कंपनी के हाथ में पूरा देश का कंट्रोल हाथ में आने लगा, द कंपनी डिसमेंटेड द ट्रेडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो कंपनी क्या करने लगी, भारत के ट्रेडिशनल सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को पूरी तरफ से खोखला करने लग गई। जैसे ही कंपनी के हाथ में भारत की डोर हाथ में आ गई, को भारत को पूरी तरह से खोखला करने की सोचने लगा कंपनी। द पॉलिसी ऑफ लगान लैंड लीज विच कंपनी एक्वायर्ड फॉर फार्मर्स कास्ट हेवी लॉसेस टू इंडियन फार्मर्स। फिर क्या करने लगी, कंपनी ने एक नई पॉलिसी चलाई जिसका नाम रखा लगान, जिसमें क्या थी कि कंपनी फार्मर्स से हेवी टैक्सेस वसूल करती थी, जिससे जो इंडियन फार्मर्स थे पूरी तरह से क्या हो चुके थे, लॉस हो चुका था फार्मर्स का, काफ़ी सारा लॉस हुआ। दे डिस्ट्रॉय ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री, जिससे जो कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे धंधे थे, कॉटेज इंडस्ट्री पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। देयर सिंगुलर एम वाज टू इम्पावरिश इंडिया एंड टू मेक इंग्लैंड प्रॉस्पर। उसका एक ही मकसद था कि भारत को क्या करे, पूरी तरह से खोखला करके, और इंग्लैंड को क्या पूरी तरह से समृद्ध करते, प्रॉस्पर बना दे इंग्लैंड को, भारत को पूरी तरह से खोखला कर दे। यही उनका एक मकसद होने लग गया।
This resulted in dozens of uprising in various parts of the country from 1765 to 1856. जैसे जैसे कंपनी भारतीयों को खोखला करने लग गई तो भारत के विभिन्न भागों से दर्जनों आवाज़ें उठने लगी किसकी कि हमें इंसाफ चाहिए। ट्राइबल्स, फार्मर्स, रूलर्स, जमींदार्स एंड सोल्जर्स लेड दिस रिवोल्ट। और इसमें जो जनजातियाँ थी, किसान थे, जमींदार, रूलर्स, सरदार, ये सभी रिवोल्ट करने लग गए। देयर वाज द रिवोल्ट ऑफ फराइजिस हु वर फॉलोअर्स ऑफ द सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स। और फिर फराइजिस ने भी एक रिवोल्ट किया जो कौन क्या थे, मुस्लिम के तरह से फॉलोअर थे। टू मेजर रिवोल्ट बाय कंपनी सोल्जर, कंपनी के सोल्जर के द्वारा भी दो बड़े युद्ध किए गए। एक 1800 में हुआ वेलोर का रिवोल्ट जो टीपू के एंसेस्टर द्वारा किया गया, और एक 1824 में बराकपुर का युद्ध हुआ। ब्रिटिश पावर क्रश्ड ऑल अवर रिवोल्यूशनर बाय देयर पावर्स। किंतु ये जितने भी सैनिकों ने युद्ध किया, जितने भी फार्मर्स, ट्राइबल्स, जमींदार्स, फराइजिस, ये जितने भी थे, सब लोगों ने कंपनी के विरुद्ध एक प्रकार से रिवोल्ट किया, किंतु कंपनी ने सभी को एक प्रकार से कुचल दिया, किसी की कुछ भी नहीं सुनी, क्योंकि उस समय भारत की जो पावर थी कंपनी के हाथ में थी, वो चाहे जो कर सकती थी, इसलिए उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और एक प्रकार से कहे तो सभी को क्रश कर चुकी थी वो। इन 1849 ब्रिटिश कंट्रोल्ड ऑन पंजाब। 1849 में जो ब्रिटिश थे वो पंजाब को कंट्रोल में कर लिया। 1849 में गुरु राम सिंह एंड देयर कुका अटैक्ड ऑन ब्रिटिश बाय देयर रिजल्ट 49 कुकास वाज फायर्ड बाय तोप। अब मैं बताता हूँ आपको कि 1849 में कंपनी ने जैसे ही पंजाब को अपने अधीन कर लिया, तो वहाँ पंजाब के गुरु राम सिंह थे और उनके शिष्य भी थे, वो कंपनी के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे। वो कंपनी ने स्लॉटर हाउस यानी बुचड़खाना जहाँ गाय को काटा जाता था सभी जगह बना दिया था। तो ये क्या करते थे, गुरु राम सिंह और इनके शिष्य थे जिन्हें कुका कहते थे, ये वो स्लॉटर हाउस को पूरी तरह से तबाह कर देते, उनको डिस्ट्रॉय करते थे। एक दिन गुरु राम सिंह और उनके शिष्य कंपनी के हाथ में आ गए। ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़कर 49 जो कुका थे और राम सिंह, गुरु राम सिंह, इन तीनों को इनको सभी को क्या कर दिया था, तोप से उड़ा दिया था। अब देखो कंपनी ऐसी दर्दनाक मौत देती थी जिसमें कि लोगों के मन में एक प्रकार से आज़ादी की भावना नहीं जा सके, इसलिए कंपनी पहले ही इतनी भारी मौत देती थी लोगों को। अब देखते हैं कि क्या क्या कारण रहे जिससे कि कंपनी को विरुद्ध लोगों की क्या एक तरह से आवाज़ उठने लगी। द काजेज ऑफ फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ 1857। हम देखते हैं क्या क्या कारण रहे जिसमें लोगों के मन में क्या एक तरह से आज़ादी की भावना जागृत होने लगी। तो इसमें पॉलिटिकल रीज़न रहा, यानी कि सामाजिक राजनीतिक रीजन था कि लॉर्ड वेलेस्ली थे, ये एक प्रकार से सब्सिडायरी अलायंस भारत में लाए, जिसमें क्या होता था कि सहायक संधि होती थी, जिसमें जो कंपनी थी और जो भी राज्य होता था उसके राजा को अपने अधीन करके जो भी काम करना पड़ता था राजा को, सबसे पहले वो कंपनी के पास जाती थी और कंपनी की बिना परमिशन से कुछ भी कार्य नहीं कर सकती थी। तो इस प्रकार से राजा पूरी तरह से तबाह हो जाता था इस सब्सिडायरी अलायंस से। ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। फिर आया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी में क्या होता था कि यदि किसी भी राजा के पास संतान नहीं होती थी तो वो पूरा राज्य कंपनी के हाथ में होता था। तो इस कारण जैसे ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स आया और लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा आया, तो इसमें क्या होता था कि किसी भी राजा के जो पुत्र उत्र थे उसको भी कंपनी मरवा देती थी, जिससे कि कंपनी उस राज्य पे अपना शासन करती थी। द कंपनी गवर्नमेंट एंडेड द स्टेट्स टाइटल्स ऑफ नवाब ऑफ अवध। और जो कंपनी थी वो जैसे कि कुछ टाइटल शीर्षक होते थे, नवाब ऑफ अवध, ये सभी शीर्षक टाइटल्स थे, सभी को ख़त्म करने लग गई। ब्रिटिश वर डिसरेस्पेक्टफुल टावर द लास्ट मुगल एम्प्योर। जो मुगल के जो लास्ट एम्प्रायर बच्चे थे उनका बिल्कुल कंपनी बिल्कुल आदर नहीं करती थी, उन्हें डिसरेस्पेक्टफुल करने लगी। फिर सेकंड रीज़न क्या रहा, अटैक ऑन इंडियन लैंग्वेज कल्चर एंड इट्स ट्रेडिशन। जो भारत का जो भाषा थी और कल्चर था और ट्रेडिशन था सभी पर भी उन्होंने बहुत ही डिस्ट्रॉय किया। द एजुकेशन पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड बाय लॉर्ड मैकॉले वाज द अटैक ऑन इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन सिस्टम। जो लॉर्ड मैकॉले थे इन्होंने एक प्रकार से ये इंग्लिश एजुकेशन भारत में लाने की सोची इन्होंने। और जो भारत की पुरानी पढ़ाई थी जो गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी,
जहाँ गुरुजी द्वारा पढ़ाई जाती थी उनको पूरी तरह से उन्होंने नष्ट कर दिया और स्कूल कॉलेज की स्थापना की और साइंस की और एजुकेशनल उन्हें इंग्लिश एजुकेशन दी, जिससे क्या हुआ, लोगों की जो प्राचीन सभ्यता थी वो पूरी तरह से भूलने लगे और जिससे क्या इंडियन लैंग्वेज पर पूरी तरह से अटैक हो चुका था। अब इकोनॉमिक रीज़न भी रहा है इसमें, तो इकोनॉमिक रीज़न देखते हैं हम। हेवी टैक्स सिस्टम, यानी कि लोगों से ज़्यादा कर वसूला जाता था। इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री, जो भारत की कुटीर उद्योग होते थे, उसे भी कंपनी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब देखते हैं सोशल एंड रिलीजियस रीज़न क्या रहा होगा इसमें। सोशल और रिलीजियस रीज़न, इसमें मेजर एडवर्डिन का एक कथन है, स्टेटमेंट है, द अल्टीमेट एम ऑफ ब्रिटिश वाज द टू मेक इंडिया ए क्रिश्चियन कंट्री, स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। यानी कि मेजर एडवर्डिन का एक कथन है, उसमें क्या कहा है उन्होंने कि कंपनी का एक ही लक्ष्य था कि भारत को पूरी तरह से ईसाई धर्म बनाया चाहिए, ईसाई देश बनाया चाहिए। क्रिश्चियनिटी उनका मकसद था कि भारत में पूरी तरह क्रिश्चियनिटी फैला दे। जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते थे, इन सभी को मिलकर क्रिश्चियन बनाना था, धर्म परिवर्तन करवाना था। कंपनी का ये रीज़न था। डिसकंटेंट अमंग सोल्जर्स, जो सोल्जर्स थे इन बीच भी जड़ हुई कंपनी के बीच। यूरोपियन ऑफिसर लुक्ड डाउन अपॉन इंडियन सोल्जर्स, जो यूरोपियन ऑफिसर थे जो भारतीय सोल्जर को बहुत ही गिरी हुई निगाह से देखते थे। रिलीजियस रीजन, इंडियन सोल्जर वर नॉट इंक्लूडेड टू क्रॉस द सी एट द वेयर फोर्स टू सेल द एंड पार्टिसिपेट इन वार्स। इसमें धार्मिक कारण, भारतीय सैनिक थे, उनका धार्मिक कारण था कि वो युद्ध में जाते समय समुद्र को नहीं लांघते, किंतु फिर भी उन्हें जबरन समुद्र को लांघाया जाता था और युद्ध में पार्टिसिपेट किया जाता था। अराउंड द टाइम ए न्यू राइफल वाज इंट्रोड्यूस्ड, इट्स कार्ट्रिज हैड ए काउ फैट एंड पिग लार्डेड इट। उसी समय एक राइफल आई जो कि किससे बनी होती थी, काउ और पिग के फैट की बनी होती थी, जिसमें उसको चलाने से पहले लोड किया जाता था। द कार्ट्रिज नीडेड कट विद द टीथ एंड द कॉर्नर्स, जो कारतूस होता था उसकी कोनों को पहले दांत से थोड़ा सा कट करना होता था, फिर उसको बंदूक में लोड होती थी वह। तो इससे क्या कि जो हिंदू मुस्लिम के जो सैनिक थे उनके बीच क्या एक धार्मिक फूट पटकने लग गए। जो काऊ थी वो हिंदू की पूजनीय थी और जो पिग यानी सुअर रहते थे वो एक तरह से मुस्लिम में पूजनीय माने जाते थे। तो वो इन दोनों की मिश्रण से जो एक तरीके से कारतूस बनवाते थे, दोनों की मिलाकर बनाते थे जिससे कि वो धर्म परिवर्तन कर सके। इमीडिएट रीज़न भी थे, जैसे कि 29 मार्च 1857 को एक सोल्जर का नाम है मंगल पांडे, उसने मना कर दिया कि वो कारतूस को लोड नहीं करेगा और गुस्से में एक ब्रिटिश ऑफिसर को भी मार दिया बंदूक से। मंगल पांडे वाज एक्सिक्यूटेड ऑन 8 अप्रैल 1857। फिर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ही वाज वन हु सोल्जर हिज सेक्रीफाइस लाइफ इन द रिवोल्ट। वो एक ऐसे सोल्जर थे जिन्होंने, पहले सोल्जर थे वो, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने बलिदान दे दिया और उन्हें फांसी कहाँ दी गई, बराकपुर वेस्ट बंगाल में उन्हें फांसी दे दी गई। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। ये हमारा पार्ट 1 था। अब हम बात करेंगे आगे पार्ट 2 में। आप हमारे चैनल को लाइक